नमस्कार, मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने YouTube चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और सामाजिक विषय को आत्मसात लेकर के यात्रा पर निकला आपका यह चैनल। आप सभी जानते हैं कि संविधान की भी कक्षाएं प्रारंभ कर चुका है और संविधान से जुड़े अपनी दूसरे वीडियो में यानी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 1773 यानी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये दो युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया और व्यापार के नाम पर अब भारत में अंग्रेज शासन भी करने लगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंपनी के शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर्ड अधिनियम, ये सारे समय समय पर अधिनियम हमारे भारतीय समाज में लागू किए गए और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में शासन करना शुरू कर दी। लेकिन 1857 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसको क्रांति के नाम से 1857 की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। इसे सिपाही विद्रोह का भी नाम दिया गया है। और 1857 की घटना के बाद अंग्रेजों का मनोबल अचानक गिर गया। अंग्रेज सशंकित हो गए, आतंकित हो गए, डर गए, सहम गए और उसी डर ने 1858 में एक नया बदलाव दिया और उसी बदलाव को हम बोलते हैं ताज का शासन यानी क्राउन्स रूल। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अथॉरिटी थी वो अथॉरिटी अब ट्रांसफर होकर के शिफ्ट होकर के ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास चली गई और उसी शासन को हम ताज का शासन यानी क्राउन्स रूल के नाम से जानते हैं, जो 1858 से प्रारंभ होता है और 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहता है। और जैसे ही एलिजाबेथ के हाथों में भारत की बागडोर गई तो एलिजाबेथ के द्वारा पहला नियम हमारे देश में लगा जिसको भारत शासन अधिनियम यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया और 1858 यानी 1858 में लागू किया गया। 1858 में जब भारत शासन अधिनियम भारत में लागू होता है तो उस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं और सबसे पहली विशेषता यह होती है कि जो गवर्नर जनरल यानी भारत का गवर्नर जनरल जो पद था उस पद को समाप्त कर दिया जाता है। यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम के आने के बाद अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में बन जाता है, यानी भारत का वायसराय वो बनता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम प्रासंगिक होता है, लॉर्ड कैनिंग। यानी 1858 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1858 के बाद जब गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल जब वायसराय हो गया तो हमारे भारत में पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग नाम के अंग्रेज बने थे। दूसरी विशेषता के रूप में आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंडेड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग निकाय और व्यापारिक कार्यों के लिए अलग परिषद बना, इन दोनों परिषदों को समाप्त करने का काम यह भारत शासन अधिनियम 1858 करता है। और साथ ही साथ जब ये दो पद समाप्त कर दिए गए तो एक नया पद, ए न्यू पोस्ट लॉन्च स्टेट सेक्रेटरी, और 1858 के ही अधिनियम में एक नया पद राज्य सचिव के रूप में सृजित होता है। यानी भारत का एक राज्य सचिव होगा, यह एक नया पद हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलता है, अंग्रेजों के शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। और ये सारे बदलाव भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा हमारे भारत में होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्राउन्स का शासन हमारे भारत में होता है तो अगले क्रम में दूसरा नियम भारत परिषद अधिनियम 1861 में, चूंकि इंडियन काउंसिल एक्ट को 3 स्टेज में यानी 3 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1861 यानी 1861 जिसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। दूसरा चरण 1892 यानी 1892 में लागू होता है और तीसरा चरण 1909 यानी 1909 में भी यह भारत परिषद अधिनियम हमारे भारत में लागू होता है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? तो पहली विशेषता इंक्लूड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बनारस एंड पटियाला।
जो वायसराय की कार्य समिति थी, जो वायसराय का परिषद था, उस वायसराय के परिषद में भारतीयों को भी शामिल करने का फैसला अंग्रेज लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि बिना भारतीयों का साथ लिए, बिना इंडियंस को अपने काउंसिल में शामिल किए बगैर हम प्रॉपरली स्मूथली भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। और उस सम्मेलन में बनारस और पटियाला के राजा को मेंबर्स के रूप में, यानी अपने समिति के सदस्य के रूप में अंग्रेज शामिल करते हैं। यानी एक प्रकार से इंडियन रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत यह भारत परिषद अधिनियम 1861 करता है। अगले क्रम में रीलॉन्च प्रेसिडेंशियल पावर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने देखा था, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट में जो दो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और मुंबई, ये दोनों प्रेसिडेंसीज के लेजिस्लेटिव पावर को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन भारत परिषद अधिनियम पुनः उन दो प्रांतों को, यानी मद्रास और बॉम्बे, ये दो प्रांत जिनकी शक्तियां स्वतः समाप्त हो गई थीं, उन शक्तियों को पुनर्जागृत करने का काम यह 1861 का भारत परिषद अधिनियम करता है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा के साथ साथ केंद्रीय और राज्य स्तर की विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी, यानी द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत भी यह भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत में करता है। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश का परिचय, अध्यादेश की शुरुआत भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम से होती है, जो वायसराय के द्वारा होता था। तो हमने देखा कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम आने के बाद तमाम प्रकार के बदलाव आते हैं। ऑर्डिनेंस, जैसा कि मैंने अभी बात किया, इस ऑर्डिनेंस की चर्चा हम आगामी आने वाले इसी संविधान के वीडियो में करेंगे। अध्यादेश क्या होता है, उस अध्यादेश की शुरुआत जो कि वायसराय के द्वारा निर्गत होता था 1861 में शुरू हो गया। 1861 के बाद 1892 यानी 1892 में यह भारत परिषद अधिनियम पुनः भारत में लागू किया जाता है। इस अधिनियम को संशोधित किया जाता है और उस संशोधन के बाद इंक्रीज नंबर इन SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, उस काउंसिल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है। यानी धीरे धीरे काउंसिल के मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाती है ताकि प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य किया जा सके। अकाउंटेबल, और साथ ही साथ उन सभी सदस्यों को जवाबदेह भी बनाया जाता है, यानी उनकी जवाबदेही भी तय की जाती है। सबके अपने अपने काम अलॉट किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स इन जिला परिषद, यानी लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जिला परिषद की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि आप अभी देखे होंगे, हमारे लोकल गवर्नमेंट में जिला परिषद, जिला पंचायत एक इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत इस 1892 के भारत परिषद अधिनियम से होता है। और जिला परिषद के साथ साथ म्यूनिसिपैलिटी, शहरी क्षेत्रों के लिए, यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालयों में, और कमर्शियल ग्रुप्स जो वाणिज्यिक समूह होते थे, उन समूहों में, और साथ ही साथ जमींदारों के समूहों में भी एक एसोसिएशन बनाया जाता है। उनमें मेंबर बनाए जाते हैं, उनमें प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, ताकि भारत के नीतियों का, भारत के दशाओं का स्थापित हो सके, उनकी पुनर्स्थापना हो सके। भारत का समाज, भारत का वाणिज्य, भारत की कृषि, भारत की शिक्षा अंग्रेजों के मन मुताबिक चल सके। 1909 यानी भारत परिषद अधिनियम का तीसरा चरण 1909 में हमारे भारत में लागू होता है, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे इंग्लैंड में, और मिंटो तत्कालीन वायसराय हमारे हुआ करते थे भारत में। यानी 1909 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। उस समय मार्ले राज्य सचिव थे, और इन दोनों लोगों के द्वारा मिलकर, इन दोनों लोगों ने मिल करके भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने का काम किया, और उसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 में ये लागू होता है, और इस अधिनियम की विशेषताएं, मेंबर्स इंक्रीज इन सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल। सबसे बड़ी विशेषता होती है कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, और ये बढ़ोतरी भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 16 से 60 कर दिया जाता है। यानी 1909 से पहले हमारे प्रांतीय परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 16 हुआ करती थी, लेकिन मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने उन 16 की संख्या को 60 कर दिया। इंडियंस इंटर्ड इन वायसराय काउंसिल,
वायसराय की जो समितियां बनती थी उन समितियों में भी भारतीयों को शामिल होने का मौका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार देता है। यानी अधिक से अधिक भारतीयों को अपने परिषदों में, अपने कार्यक्रमों में, अपने नीतियों में शामिल करने का प्रावधान अंग्रेज प्रारंभ कर देते हैं, ताकि अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों की नीतियां हर भारतीय तक पहुंचे, हर भारतीय उस अंग्रेजों के नियम को जान सके, अंग्रेजों के शासन को समझ सके। सत्येंद्र सिन्हा का नाम यहाँ पर एक आता है। ये सत्येंद्र सिन्हा पहले वो भारतीय थे जो वायसराय की समिति में शामिल हुए थे। यानी जब तक मार्ले मिंटो रिफॉर्म नहीं हुआ था तब तक किसी भारतीय को वायसराय के समिति में क्या, वायसराय के बंगले के इधर उधर भी घूमने की अनुमति नहीं थी। लेकिन मार्ले मिंटो रिफॉर्म वायसराय के काउंसिल में इंडियंस को एंटर करता है और यही नाम सत्येंद्र सिन्हा वो पहले भारतीय थे जो वायसराय की समिति में भारतीय के रूप में शामिल होते हैं। क्योंकि आपको पता भी होगा, हमारे इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉलोनिस्ट इंडिया में इतनी थी कि अंग्रेजों के दरवाजे के बाहर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड जैसे शब्द भी लिखे होते थे। तो उस प्रकार की इंफीरियरिटी को दूर करने का एक प्रयास मार्ले मिंटो रिफॉर्म करता है। यानी भारतीयों को रिप्रेजेंट करने का भी प्रावधान यह अधिनियम देता है। और साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये सबसे बड़ी विशेषता मार्ले मिंटो सुधार की मानी जाती है। यानी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से देखने को 1909 में मिलता है। कब? जब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार करता है। पृथक निर्वाचन का मतलब जब चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में खड़ा होगा तो उस कैंडिडेट को वोट देने का काम केवल मुस्लिम ही करेगा। यानी एक तरह से सेपरेशन, सेग्रेशन, डिवाइडेशन की व्यवस्था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार करना प्रारंभ कर देता है, जो अंग्रेजों की नीति थी, जो अंग्रेजों का मंसूबा था। और ये मार्ले मिंटो सुधार के बाद अब आते हैं 1919 में। 1919 जलियांवाला बाग मैस्करे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार भी इसी सन में हुआ। और इसी सन में एक नियम आता है भारत शासन अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ट्रांसफर एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। अंग्रेज अब अपने नीतियों में हस्तांतरण और आरक्षण की नीति भी शामिल कर चुके थे। हस्तांतरण और आरक्षण, इसका जिक्र हम आगे चल करके संविधान से रिलेटेड आगामी वीडियोस में हम करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट एलएच एंड यूएच, लोअर हाउस और अपर हाउस यानी केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था, यह मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी भारत शासन अधिनियम 1919 करता है। यानी केंद्रीय लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था भी 1919 से प्रारंभ होती है। इंक्रीज इंडियन मेंबर्स इन काउंसिल, परिषदों में भारतीयों की संख्या 1919 का अधिनियम बढ़ाता है, यानी अधिक से अधिक भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज, यानी जो और अल्पसंख्यक थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, इन सारे माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को एक पृथक निर्वाचन मंडल, एक पृथक निर्वाचन पद्धति की भी व्यवस्था ये 1919 करता है। यानी धीरे धीरे भारतीय समाज में धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास, बांटने की तैयारी संवैधानिक रूप से अंग्रेज करना शुरू कर देते हैं। ग्रांटेड वोटिंग राइट्स, और धीरे धीरे भारतीयों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन आज वर्तमान समय में एक निश्चित उम्र पार करने के बाद हमें राइट्स टू वोट मिलता है। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के आने के बाद वोटिंग राइट्स तो हम भारतीयों को मिलता था, लेकिन वो वोटिंग राइट्स मिलने के भी कुछ बेस होते थे, यानी आधार होता था। और वो आधार क्या होता था? वो आधार टैक्स होता था। यानी जो भारतीय अंग्रेजों को अधिक से अधिक टैक्स देगा उसको वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। वो आधार एजुकेशन होता था, यानी जो भारतीय अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा अधिक से अधिक पढ़ाई करेगा उसको वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। और तीसरा संपत्ति होती थी, यानी प्रॉपर्टी के आधार पर भी लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया जाता था। तो ये विशेषताएं थी। और साथ ही साथ 1919 का भारत शासन अधिनियम
पीएससी, जिसको यूपीएससी के नाम से आज हम जानते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो जिससे लोक सेवक आए, इस आयोग की भी व्यवस्था 1919 का भारत शासन अधिनियम करता है। और आगामी 1919 के बाद दो अधिनियम और आते हैं जिनका जिक्र भी हम इस वीडियो में करेंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो आइए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद भारतीय समाज में 1935 में भारत शासन अधिनियम नामक एक अधिनियम आता है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन के रूप में यह अधिनियम मील का पत्थर साबित होता है। एक बहुप्रतीक्षित इंतजार समाप्त होता है 1935 में जब भारत शासन अधिनियम लगता है, क्योंकि इस अधिनियम के लगने के बाद आप जैसा कि इसकी विशेषताएं देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट्स यानी भारतीय समाज में एक नियम आता है 1935 में जहां पर सूचियों की व्यवस्था होती है। सूचियों का मतलब लिस्ट, और हमारे भारतीय वर्तमान संविधान में भी ये लिस्ट है, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार कौन से काम करेंगी उन कामों की सूची यूनियन लिस्ट कही जाएगी। प्रांतीय शासन व्यवस्था यानी राज्य सरकारें कौन कौन सा काम करेंगी उन कार्यों की सूची स्टेट लिस्ट कही जाएगी। और वो कौन से कार्य होंगे जिन कार्यों को दोनों सरकारें मिलकर करेंगी उसको कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची कहा जाएगा। और इस सूचियों का इंट्रोडक्शन, सूचियों का परिचय हमें 1935 के ही भारत शासन अधिनियम में प्राप्त हुआ था। और उस समय 59 विषय यानी 59 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखे गए थे, 54 यानी 54 विषय राज्य सूची में रखे गए थे, और साथ ही साथ 36 विषय समवर्ती सूची में रखे गए थे, यानी 36 ऐसे विषय थे जहां पर केंद्र और प्रांत दोनों मिल करके काम कर सकते थे। दूसरी विशेषता के रूप में फंक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट ऑन यूएल यानी यूनियन लेवल पे संघीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था का भी शुरुआत किया गया, हालांकि यह द्वैध शासन व्यवस्था सफल नहीं रही। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलेटरल पार्लियामेंट्री सिस्टम इन बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, यूपी एंड असम। 1935 के ही भारत शासन अधिनियम में, यानी यही वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें भारत में बायोलेटरल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था का सूत्रपात का परिचय 1935 में किया गया। और कुल 11 प्रांतों में, आपको मैं बता दूं कि आजादी से पहले हमारे भारत में 14 प्रांत हुआ करते थे, यानी 1947 तक भारत में कुल 14 राज्य थे और उन 14 राज्यों में से 11 राज्यों में बाइलेटरल पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था की शुरुआत 1935 से की गई। अगले क्रम में एक्सपेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स, मताधिकार जो 3 आधार पर कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मिलता था, अब उस अधिकार को विस्तार दिया गया और लगभग 10% भारतीयों को 1935 के अधिनियम के तहत मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, भारत में मुद्रा को समझने के लिए, इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 करता है। और तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत में नोटों के निर्गमन, नोटों की छपाई, नोटों के बैलेंसिंग का काम देखती है, यह आरबीआई का इंट्रोडक्शन भी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में होता है। हाई कोर्ट्स यानी संघीय न्यायालयों की भी स्थापना 1935 का अधिनियम प्रावधान करता है और 1937 से हमारे देश में संघीय न्यायालय भी स्थापित किए जाते हैं। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था। वर्तमान संविधान में, हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनेकों प्रावधान यानी अधिकतर प्रावधान 1935 के ही मर्ज किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। और 1935 के बाद 1947 में अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम आता है जिसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं, यानी इस अधिनियम का इंतजार 250 सालों से भारतीय समाज कर रहा था और यह इंतजार पूरा होता है 1947 में। हालांकि 1935 से 1947 के मध्य में कई अन्य
इम्प्लीमेंटेशन हुए हमारे इंडियन सोसाइटी में, उसका जिक्र आपका यह चैनल पूर्व में लेटर इंडिपेंडेंस एरा के 3 एपिसोड 3 वीडियोस प्रसारित हो चुके हैं। वो एक श्रृंखला थी, उस श्रृंखला में 35 to 47 की घटनाओं का वृत्तांत आपको मिलेगा। और 1947 में जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत में आता है, यानी भारत को आजाद कराने के लिए आता है, भारत को एक संप्रभुत्व भारत बनाने के लिए आता है, भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए यह अधिनियम आता है। और इस अधिनियम को लाने वाले गवर्नर जनरल, जो उस समय 1947 के हमारे गवर्नर जनरल थे, हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं के द्वारा यह अधिनियम लाया जाता है। और उस अधिनियम के तहत डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन, भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान जब पार्टीशन होता है तो हमारे बंटवारे के बाद 2 राज्य डोमिनियन स्टेट के रूप में ब्रिटिश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यह 1947 के ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम से हमारे देश में गवर्नर जनरल का पद आता है, यानी वायसराय पद की समाप्ति हो जाती है और गवर्नर जनरल का पद सृजित होता है। माउंटबेटन प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और सी राजगोपालाचारी हमारे प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और 1947 में अंग्रेजों की जो प्रशासनिक यात्रा होती है वो यात्रा समाप्त हो जाती है। 1946 से हम अपना संविधान बनाना शुरू करते हैं। 1950 26 जनवरी 1950 को हम तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, अनेक समस्याओं का निदान करते हुए अपना संविधान रचित करते हैं, अपने संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अपने संविधान को एडॉप्ट करते हैं। उसका वृतांत अगले वीडियो से आपका यह चैनल प्रसारित करेगा। तो ये 2 वीडियो, यानी इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने कंपनी का शासन देखा, आज के वीडियो में ताज का शासन देखा, और ये 2 वीडियो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जमीन तैयार करने के लिए यह 2 वीडियो आपके चैनल पे प्रसारित हो चुका है। अब हम संविधान को लेकर के यात्रा करेंगे, यानी हम देखेंगे कि हमारे भारत का संविधान किन परिस्थितियों में, कैसे और किन व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया, कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए, कौन कौन सी चुनौतियां थी, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, उन सब का जिक्र अब आपका यह चैनल करेगा। जुड़े रहिए। और साथ ही साथ एक और जानकारी दे दूं कि आपके चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से होगा, और उस प्लेलिस्ट में आपको संविधान से जुड़े, राजनीति विज्ञान से जुड़े तमाम वीडियो, आपके उपयोगी वीडियो, आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।